क्या टॉपिक हो गया था अपना? क्या पढ़ लिया था अपन? हाँ भाई, लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। प्रूव दैट Wien's displacement law by using Wien's radiation फार्मूला। वीन के विस्थापन नियम का गणितीय सत्यापन कीजिए। वीन के विस्थापन नियम का गणितीय सत्यापन कीजिए। वीन के विकिरण सूत्र की सहायता से। वीन के विकिरण सूत्र की सहायता से प्रूव दैट Wien's displacement law by using Wien's radiation फार्मूला। लिख दिया। क्या वेरीफाई करना है आपको? वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो सबसे पहले वीन का विस्थापन नियम आपको आना चाहिए। तो कल मैंने क्वेश्चन पढ़ाया था, उसमें पढ़ाया है कि चेक करो वीन का विस्थापन नियम। पढ़ाया है। तो अपन को पहले तो वीन का विस्थापन नियम लिखना है, ठीक है। और उसके बाद अपन को प्रूफ करना है वीन के विकिरण सूत्र से वीन के विस्थापन नियम को। तो लिखो सॉल्यूशन। लिखो सॉल्यूशन। तो कॉपी पेस्ट कर सकते हो वहां से। बीन का विस्थापन नियम हेडिंग डाल के कॉपी पेस्ट कर दो। कहां तक कॉपी पेस्ट करोगे? लास्ट में तुमने ये लिख रखा होगा न्यू एम अपॉन टी कांस्टेंट। चेक करो ये लिख रखा है क्या? वीन का विस्थापन नियम से लिखना स्टार्ट करेंगे। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लो। लिख लो जल्दी, फिर आगे चलेंगे। अपन ने कल पढ़ा था, उसको कॉपी पेस्ट कर दो भाई, वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ को। फिर वेरीफाई करते हैं आगे।
चले आगे, लिख लिया हो तो। अब किसका यूज करते हुए अपन इस फार्मूले को वेरीफाई करेंगे? वीन्स रेडिएशन फार्मूले को किसका यूज करेंगे? लिखो, लिखो भाई। अब लिखो प्रूफ। We know that from वीन्स रेडिएशन फार्मूला हम जानते हैं कि वीन के विकिरण सूत्र से फ्रॉम वीन्स रेडिएशन फार्मूला करें वेरीफाई। अब नोटबुक बंद कर दो और बोर्ड पर देखो। यू लैम्बडा डी लैम्बडा इक्वल टू, इधर देखना, आपने ये लिख रखा है ए लैम्बडा की पावर -5, वीन्स रेडिएशन फार्मूला लिख रहे हैं लैम्बडा टी, टी लैम्बडा। इसका यूज करते हुए वीन्स डिस्प्लेसमेंट फार्मूले को निकालेंगे। जबकि अपन ने, भाई साहब सुन लो, कल जो एपिसोड था, अरे कल के लेक्चर में अपन ने क्या किया था? प्लांक का यूज किया था। किसका? आज किसका यूज कर रहे हैं? ठीक है, इधर देखो, यहां पर ध्यान से देखना। इसको फ्रीक्वेंसी में यदि हम कन्वर्ट करना चाहें तो न्यू इक्वल टू क्या होता है? तो लैम्बडा इक्वल टू सी अपॉन न्यू। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू न्यू। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, देखना सही लिखा है क्या। तो मैं इसका मॉडुलस ले लें, योगेंद्र चारियो चुप हो जाओ। हाँ भाई, अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा देखना। सही लिखा है, ए अपॉन लैम्बडा की पावर 5 है, ए अपॉन लैम्बडा की पावर। तो लैम्बडा का मान कितना है? सी अपॉन न्यू है क्या? सी अपॉन न्यू। ये उल्टा करके लिख दिया, सही है? लिख सकते हैं? तू नाराज है कि कैसे? सही है ना प्रेम भाव? हाँ, e की पावर -a अपॉन लैम्बडा टी, सही है? तो यहां पे देखना, ए अपॉन लैम्बडा टी, तो लैम्बडा का मान रख रहे हैं, क्या मान रखें बोलना। आप ये बताओ, यहां पे क्या लिखूं मैं? न्यू, न्यू, और यहां पर सही लिखा है, एक बार देख ले कहीं गलती हो जाए। और डी लैम्बडा का मान सी अपॉन, कैलकुलेशन चेक कर लो सही लिखा है क्या। भाई सी अपॉन न्यू ही तो है, लिख दिया। क्लियर? अब बेटा यू न्यू डी न्यू, जोड़वा के गुणा भाग देख लो। ये 5 और ये स्क्वायर क्या आ जाएगा? ए, ये सी और ये, सही है? न्यू का क्यूब आएगा, चेक कर लो यहां तक सही है क्या। अतः कुल ऊर्जा घनत्व, सो टोटल एनर्जी डेंसिटी क्या लिखें? फ्रॉम प्रॉपर्टी ऑफ मैक्सिमा, उच्चिष्ट की परिभाषा से मैक्सिमा की प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, बताना क्या होती है। कहां पर? सही लिखा है, ये वैल्यू पुट कर देते हैं, टी अपॉन डी न्यू क्या मान है?
ए न्यू अपॉन सी टी। चेक करो यहां तक सही लिखा है क्या। इसके बाद ए अपॉन सी की पावर 4 कांस्टेंट बार कर दिए। डेरिवेटिव करना है, ये दो फंक्शन है दिख रहे हैं, कैसे करेंगे डेरिवेटिव, ये u मान ले और ये v मान ले, तो डेरिवेटिव करवाओ भैया। पहले इसका करेंगे, ये बताओ डेरिवेटिव सही चल रहा है क्या। इसको तो कांस्टेंट रख लिया, अरे u डॉट v से कर देना। हाँ, इसके बाद प्लस न्यू क्यूब को कांस्टेंट रख दिया, इसका डेरिवेटिव करेंगे। e की पावर x का क्या होता है, न्यू के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, सही किया है। चेक करो सही किया है क्या, कॉमन आ रहा है क्या, कुछ पार्ट चेक कर लो। ये वाला पार्ट कॉमन आ रहा है, न्यू स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो ए ई की पावर ए न्यू अपॉन सी टी और न्यू स्क्वायर अपॉन सी की पावर 4। चेक कर लो ये कॉमन सही लिखा है क्या। तो यहाँ पे क्या बचेगा बोलना, केवल 3 बचेगा, प्लस और माइनस, माइनस यहाँ पे न्यू ए न्यू अपॉन सी टी बचेगा क्या, चेक करना। ध्यान ही नहीं है आपका, सही लिख रहे हैं क्या भैया। भाई न्यू स्क्वायर ये अपन ने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 3 बच गया, यहाँ पे अपन ने देखा एक न्यू है तो ए न्यू अपॉन सी टी लिख दिया। इक्वल टू, बताओ समझ में क्या नहीं आ रहा। हाँ भाई, डिवाइड क्या आ जाएगा, न्यू के स्थान पे क्या पुट कर दें, ट्रांसफर कर दें भाई साहब, ट्रांसफर, ये गए इधर, न्यू एम अपॉन टी चाहिए, कैसे आएगा, 3, 3 क्या है, सी क्या है, ए क्या है, कंप्लीट पार्ट क्या आ गया ये, अपन को यही वेरीफाई करना था कि चेक कर लो। यही क्या है अपने वीन का विस्थापन, यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे है ना, एकदम लैम्बडा से, कहाँ यू अपॉन वी, करो नोट करो भाई स्पीड से। ये अपने यूनिट फर्स्ट का 1/10वां भाग कंप्लीट, कंप्लीट हो गया, क्योंकि यूनिट फर्स्ट में 10 टॉपिक हैं तो उनमें से एक टॉपिक कंप्लीट हो गया, ब्लैक बॉडी।
ये क्या लिख रहा है ये? सो टोटल एनर्जी डेंसिटी आता है कुल ऊर्जा घनत्व, और यहां पर लिख रहा है फ्रॉम प्रॉपर्टी ऑफ मैक्सिमा, फ्रॉम प्रॉपर्टी ऑफ मैक्सिमा। उच्चिष्ट के गुणधर्म से। उच्चिष्ट लिखते हैं या उच्चक लिखते हैं अपन? उच्चिष्ट के गुणधर्म से। कर लिया नोट? फ्रॉम प्रॉपर्टी ऑफ मैक्सिमा, उच्चिष्ट के गुणधर्म से। यही क्वेश्चन अब आपसे वेरीफाई करवाऊंगा। मैं 2 क्वेश्चन लिखाऊंगा और दोनों आपको सिद्ध करने पड़ेंगे, लेकिन ये न्यू के रूप में आपको किसके रूप में निकालना होगा? लैम्बडा के रूप में। हालांकि पेपर में कभी क्वेश्चन ऐसे नहीं आता लैम्बडा के रूप में लिखो न्यू के रूप में लिखो, वहां तो ऐसे ही आता है जैसे मैंने लिखवाया है आपको। कोई सी फॉर्म में वेरीफाई कर दो जो आपकी। लेकिन कई बार पेपर कोई स्पेशलिस्ट बना रहा है तो वो फिर ज्ञानी बन जाता है कि आवृत्ति के पदों के रूप में सिद्ध कीजिए, या तरंग दैर्ध्य के पदों के रूप में, लैम्बडा की फॉर्म में या न्यू की फॉर्म में। बट ऐसा आता नहीं है। ऊपर करें? ये लो भाई, स्लाइड ऊपर कर दी। थर्मोडाइनमिक्स में तो ब्लैक बॉडी कर्व पे जाके कंप्लीट हो जाती है ग्राफ से रिलेटेड। यहाँ पे ब्लैक बॉडी के न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। एग्जाम में ये क्वेश्चन आना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, न्यूमेरिकल पोर्शन ज्यादा आता है। करो भाई नोट।
लिख दो, यही वीन का, सॉरी, हाँ वीन का ही तो है, यही वीन का विस्थापन नियम है, यही वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है। यही वीन का विस्थापन नियम है, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। यही वीन का विस्थापन नियम है। अब मैं तुम्हें दो क्वेश्चन दे रहा हूं, ये दोनों क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करने हैं, रफ कॉपी में सॉल्व करने हैं, रफ कॉपी में लिखने हैं। रफ कॉपी का मतलब है अपनी जो नोटबुक है ना, उसके पीछे जो खाली पेज है वहां पे लिखने हैं और आपको सॉल्व करने हैं। लिखो, मैंने तुम्हें फ्रीक्वेंसी फॉर्म में वेरीफाई करवाए और तुम इनको रफ कॉपी में सॉल्व करके देखना घर पे बैठ के, नहीं होगा तो मैं करवा दूंगा। आपको ये वेरीफाई करने हैं लैम्बडा के रूप में। किसके रूप में? तो लिखो, वीन के विस्थापन नियम को सिद्ध कीजिए, प्रूव दैट वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। वीन के विस्थापन नियम को सिद्ध कीजिए निम्न अवधारणाओं के द्वारा, फॉर फॉलोइंग, ऐसे लिखो बाई फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स, निम्न अवधारणाओं के द्वारा, निम्न अवधारणाओं के द्वारा। फर्स्ट लिखो प्लांक, प्लांक का विकिरण सूत्र, प्लांक्स रेडिएशन फार्मूला। और सेकंड लिखो वीन्स रेडिएशन फार्मूला। फर्स्ट प्लांक का विकिरण सूत्र और दूसरा, अब मैं इसी प्रश्न में एक लाइन डाल रहा हूं, उसको इसके बाद लिखो, लिख दे वीन का विकिरण सूत्र। देखो, तरंग दैर्घ्य के पदों में गणना कीजिए, सेकंड पॉइंट आप लिखो वीन का विकिरण सूत्र, तरंग दैर्घ्य के पदों में, कैलकुलेट इन वेवलेंथ टर्म, तरंग दैर्घ्य के पदों में गणना कीजिए इन वेवलेंथ टर्म। किस टर्म में कैलकुलेट करना है आपको? लैम्बडा के रूप में ही कैलकुलेट करना है। एकदम इजी है, ज्यादा टफ नहीं है, पर सॉल्व करने की कोशिश करना घर बैठ के, ठीक है। तो ये ब्लैक बॉडी आपके कंप्लीट हो गई यहाँ पे। अब स्टार्ट होता है यहाँ से दूसरा टॉपिक, बताओ कौन सा है? कॉम्पटन पढ़ोगे, फोटो इलेक्ट्रिक, देख लो उसमें मैंने क्रम से लिखवा रखा है, वहीं से पढ़ लें। कॉम्पटन है, जो तुम्हारी इच्छा कोई सा पढ़ो, क्योंकि अपन को सभी पढ़ने, ब्लैक बॉडी, फोटो इलेक्ट्रिक, कॉम्पटन सब पढ़ने हैं अपन को। तो पियर प्रोडक्शन तुम्हारे सिलेबस में है नहीं, पियर प्रोडक्शन नहीं है, ये मैथमेटिकल फिजिक्स में मैंने पढ़ाया है, चैप्टर नंबर 5 में लास्ट में पढ़ाया था, युग्म उत्पादन। तो ये अपन मंडे से स्टार्ट करें नए टॉपिक को, या अभी स्टार्ट करोगे? तो जो अपना पेज है उस पेज में इस प्रकार बीच में लिखना, सेकंड पॉइंट डाल के, कॉम्पटन इफेक्ट, कॉम्पटन प्रभाव, और फिर इस प्रकार नीचे लिखना, ये 1921 से 1923 की कहानी है, 1921 से 1923 तक की कहानी चली थी। कॉम्पटन प्रभाव कौन सा इफेक्ट है? कॉम्पटन इफेक्ट, साइंटिस्ट का नाम है कॉम्पटन। लिखोगे नाम कॉम्पटन, इजी सा नाम है, तो लिखो ए यार। कॉम्पटन इफेक्ट लिख दिया। अब सुनो इसमें ये क्या कहेगा, इस इफेक्ट को समझने की कोशिश करना, एक बार में ही क्लियर होना चाहिए। ये क्या बोलेगा, ये आपसे कहेगा ये इलेक्ट्रॉन है और ये रेस्ट स्टेट में, ये इलेक्ट्रॉन है कौन सी स्टेट में है, और इस पर फोटोन इंसिडेंट हो रहा है। ध्यान सुनना, कौन इंसिडेंट हो रहा है? अरे ये प्रकाश की किरण आ रही है कोई, ये वेव आ रही, और ये वेव इससे इंसिडेंट हो रही है, ये प्रकाश की तरंग आ रही है, ये रेस्ट इलेक्ट्रॉन है, इस पर इंसिडेंट हो रही है, ठीक है। इसके बाद जैसे ही कॉलिजन होगी, टक्कर होगी, तो इलेक्ट्रॉन तो इधर भाग जाएगा और ये वेव इधर भाग जाएगी।
मैं इसे आपतित तरंग बोल दूं, इंसिडेंट वेव बोल सकता हूं, इंसिडेंट वेव। इसको मैं, ध्यान सुनना, स्कैटर्ड वेव बोल सकता हूं, स्कैटर्ड, प्रकीर्णित। अरे ये आपतित हुई और ये क्या हो गई, प्रकीर्णित हो गई, स्कैटर्ड वेव बोल सकता हूं। और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये भाग गया, इसे रिकॉइल इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रिकॉइल इलेक्ट्रॉन, प्रतिक्षिप्त। कौन सा वर्ड, प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन। सतूना नहीं खाए तो स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन, स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन, समझ में आ गया। या रिकॉइल इलेक्ट्रॉन बोल दो, पार्टिकल के लिए रिकॉइल वर्ड यूज करते हैं और वेव के लिए स्कैटर्ड वर्ड यूज करते हैं। वेव है उसके लिए स्कैटर्ड वर्ड का यूज करेंगे। समझ में नहीं आया, ये क्या है, आपतित तरंग। अरे यार देख ले मेरे भाई, इंसिडेंट वेव, ये रेस्ट इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, ये आपतित तरंग है। यहाँ कौन गई ये, अरे इससे टक्कर के बाद आफ्टर कॉलिजन ऐसे भाग गई, स्कैटर्ड वेव, प्रकीर्णित तरंग। और ये कौन है, प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन, प्रतिक्षिप्त। सतूना नहीं खाए तो टक्कर से पहले और टक्कर के, बिफोर कॉलिजन और आफ्टर कॉलिजन। टक्कर से पहले तरंग, टक्कर से पहले इलेक्ट्रॉन, टक्कर के बाद इलेक्ट्रॉन, टक्कर के बाद तरंग, आफ्टर कॉलिजन बोल दो, जैसी तुम्हारी इच्छा। अब सुनो ये क्या कहती है, उस चीज को समझना। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, जब कॉलिजन नहीं की, टक्कर नहीं की, उस समय फ्रीक्वेंसी क्या है। एक तरीके से कहानी ऐसी है, मैं ये गया और सामने दीवार है उससे टकराया, ठीक है, टकराने के बाद ऐसे गया, भाग गया, समझ में आ गया। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, न्यू। इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू डैश। इसकी फ्रीक्वेंसी, प्लांक ने ऊर्जा किससे बताई थी, ओहो ज्ञानी हो, ई बराबर, अरे प्लांक ने एनर्जी को किससे डिफाइन किया था, ई बराबर एच न्यू, यही तो था। एच क्या है, कांस्टेंट, एच क्या है, तो न्यू जो बेटा एनर्जी है वो किस पे डिपेंड कर रही है, ये किस पे डिपेंड कर रही है। हाँ बोलो, नमस्कार भाई साहब। हाँ भेज दो भेज दो भेज दो। सांकला जी बोल रहे हैं ना, सर मैं समझा नहीं। अच्छा, हाँ हाँ भाई, यहां तक समझ में नहीं आया। ई का मतलब एनर्जी, तो एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं भैया, मैं ऐसे जा रहा हूं और इस दीवार से टकराया, तो मेरी ऊर्जा पहले ज्यादा है या टकराने के बाद ज्यादा है, सीधी सी बात है पहले ज्यादा होगी ना। टक्कर में तो ऊर्जा का कुछ तो बेटा लॉस होगा ही, एनर्जी कुछ तो ट्रांसफर होगी कॉलिजन में। बात नहीं आ रही समझ में। तो जब एनर्जी चेंज होगी तो कन्फर्म है फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, चेंज होगी, क्योंकि एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, एच तो टेंट है भाई, अरे कांस्टेंट है ना। तो मैं बोल रहा हूं एनर्जी चेंज हो रही है, इसका मतलब न्यू भी क्या होगा, चेंज होगा। हाँ भाई, ये इंसिडेंट वेव है, आपतित तरंग, अरे टक्कर से पहले बिफोर कॉलिजन, और ये आफ्टर कॉलिजन। अब मुझे ये बताओ मैं कौन सा साइन लगाऊं, ये लगाऊं या ये लगाऊं, सोच समझ के बोलना। ऊपर वाला लगेगा, सीधी सी बात है, पहले ऊर्जा अधिक होगी, अरे पहले एनर्जी, और एनर्जी ई अधिक है तो न्यू भी क्या होगा, होगा। अब बताओ क्या समझ में नहीं आ रहा, आ रहा है समझ में। हाँ भाई आपने बताया ये साइन लगेगा साहब, तो न्यू बराबर क्या होता है, सी अपॉन, न्यू बराबर सी अपॉन, कन्फर्म। सी क्या है, अरे सी क्या है, कांस्टेंट, तो लैम्बडा और लैम्बडा डैश में कौन सा लगेगा,
रेसिप्रोकल है ना, अरे व्युत्क्रमानुपाती है, तो अब कौन सा लगेगा, ये। इसका मतलब लैम्डा डैश अधिक होगा किससे, लैम्डा डैश, अरे सुन ही नहीं रहे तुम तो, लैम्डा डैश अधिक होगा किससे, इसका मतलब डिफरेंस होगा, अंतर आएगा, कुछ क्या आएगा, ये अंतर बताया था कॉम्पटन साइंटिस्ट ने, डेल का मतलब डिफरेंस लैम्डा में, इसे ही कहते हैं कॉम्पटन डिस्प्लेसमेंट, क्या बोलते हैं, कॉम्पटन विस्थापन, क्या बोलते हैं, ये अपन कैलकुलेट करेंगे, ये मान आएगा 0.0242 1 माइनस कॉस फाइव एंगस्ट्रम, ये मान मिलेगा, अभी कैलकुलेट करेंगे तुम्हारे सामने यही मान आएगा, मैथमेटिकल फिजिक्स में भी किया था सेकंड ईयर में, याद हो तो। हाँ भाई, तो ये डेल का मतलब डिफरेंस लैम्डा में आया, तो कॉम्पटन इफेक्ट ने क्या कहा, एक बार में क्लियर हो गई चीजें, ध्यान सुनो, क्या बोला था, यहां से वेव आई इलेक्ट्रॉन से कॉलिजन की और ये स्कैटर्ड हो गई, तो इसकी जो वेवलेंथ है ये अधिक होगी इस वेवलेंथ से, मतलब वेवलेंथ बढ़ जाती है, तरंग दैर्ध्य ये अधिक होगी ना, उल्टा बोल दूं, इसकी फ्रीक्वेंसी अधिक होगी इससे, बात हुई तो है, आप ये बोलो न्यू अधिक है किससे, इसका मतलब, और न्यू और लैम्डा उल्टा होते हैं, न्यू बराबर सी अपॉन लैम्डा, तो कौन अधिक होगा किससे, तो वेवलेंथ में डिस्प्लेसमेंट आया नहीं आया, विस्थापन आया नहीं आया, यह विस्थापन की गणना करना ही कॉम्पटन प्रभाव कहलाता है, कौन सा इफेक्ट हो गया कॉम्पटन प्रभाव, बताओ क्या समझ में नहीं आया, ये है अपना कॉम्पटन इफेक्ट, अब इसको मैथमेटिकली कैलकुलेट करना है, कैसे कैलकुलेट करना है, मैथमेटिकल गणितीय गणना करनी है, और यहाँ पे क्लासिकल फिजिक्स फेल कैसे हुई वो समझाना है, और क्वांटम फिजिक्स का सक्सेस का रीजन पढ़ना है, आ गई बात समझ में, तो कॉम्पटन इफेक्ट की बात करें तो समरी तुम्हारे दिमाग में बैठ गई कि जब कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ग्रेफाइट के ब्लॉक पर या इलेक्ट्रॉन पर इंसिडेंट होती है, आपतित होती है, तो स्कैटर्ड वेव की फ्रीक्वेंसी, स्कैटर्ड वेव की इंसिडेंट वेव की फ्रीक्वेंसी से कम होती है, विकिरणित तरंग की आवृत्ति, विकिरणित तरंग की आपतित तरंग की आवृत्ति से क्या होती है, अर्थात विकिरणित तरंग की तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड वेव ग्रेटर देन इससे, विकिरणित तरंग की तरंग दैर्ध्य आपतित तरंग की तरंग दैर्ध्य से अधिक, तरंग दैर्ध्य में यह विस्थापन ही, वेवलेंथ में यह डिस्प्लेसमेंट ही कॉम्पटन डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, क्या कहलाता है, और ये फिजिकल फिनोमेना, ये भौतिकीय घटना क्या कहलाती है, कॉम्पटन प्रभाव, हो गया, ये पढ़ना है, तो कहानी समझ में आ गई, इसके बारे में अध्ययन सोमवार को स्टार्ट करेंगे, ठीक है, मंडे को पढ़ेंगे भाई, राधे राधे भैया।